तपती गर्मी पड़ रही थी और ऐसे ही घर में माधुरी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी माधुरी के गले में खाना अटक जाता है और उसे जोर जोर से खांसी होने लगती है। माधुरी की माँ विमला उसे पानी देते हुए बोलती है, अरे अरे बेटा, आराम से पानी पी ले। जल्दी से मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। अरे बेटा, कभी ठंडा पानी पी लिया कर, तुझे तो चस्का लग गया है गर्म पानी पीने का। माँ, आपको पता है ना कि मैं ठंडा पानी नहीं पीती। जल्दी से मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। माधुरी की बात सुनकर विमला जल्दी से उसके लिए गर्म पानी लेकर आती है और गर्म पानी पीकर माधुरी बोलती है, माँ, जब आपको पता है कि मैं ठंडा पानी नहीं पीती तो आप मेरे लिए खाने के साथ गर्म पानी रखा करो। बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया है, गर्मी में गर्म चीजें मत खाया कर। माँ, पानी ही तो पी रही हूँ। वैसे भी आप तो जानती हैं मुझे लीन बॉडी कितनी प्यारी है और अपनी बॉडी को मेंटेन करना मुझे अच्छा लगता है। मैं वही करती हूँ। आपको पता भी है गर्म पानी पीने के कितने बेनिफिट्स हैं। तू इस बॉडी का क्या करेगी, कहीं इस चक्कर में तू बीमार ना हो जाए। मेरी बात मान, गर्मियों में गर्म चीजें छोड़ दे। बेटा, गर्मियों में गर्म चीजें हद तक ही ठीक लगती है अपनी बॉडी में। ज्यादा गर्म चीजें खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर माधुरी दूसरे कान से निकाल देती है और चुपचाप अपना बचा हुआ खाना फिनिश करके अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, माँ भी ना पता नहीं कौन से जमाने की एडवाइस देती रहती है। खैर जाने दो, उन्हें क्या पता कि एक फिट बॉडी कितनी अच्छी होती है। अरे लोग जलते हैं मुझसे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। माधुरी अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए गर्म पानी, सूखे ड्राई फ्रूट्स, गोंद के लड्डू आदि जैसी बहुत सारी चीजें, गर्म चीजों का सेवन किया करती थी। सर्दी हो या बरसात या फिर तपती गर्मी ही क्यों ना हो, माधुरी का खान पान हमेशा ही एक जैसा रहता था। ऐसे ही एक दिन माधुरी इंटरनेट पर अलसी के फायदे पढ़ रही होती है। इसके बाद वो पंसारी की दुकान से ढेर सारी अलसी के बीज खरीद कर ले आती है और मिक्सर ग्राइंडर में उनका पाउडर बनाने लगती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे माधुरी, तू क्या कर रही है? अलसी के बीजों का पाउडर क्यों बना रही है? माँ, पाउडर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं खाऊंगी। इसे खाने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ओमेगा, फैटी एसिड, ये बहुत कुछ होता है जो एक ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है। अरे पागल हो गई है क्या? तुझे नहीं पता इसमें कितना गर्म होता है? और तू खाएगी ना तो मर जाएगी। माँ, आपको ज्ञान देना होता है। हर चीज ठंडी या गर्म नहीं होती। अरे बेनिफिट देखो माँ, जिस चीज में बेनिफिट है इंसान वही तो खाएगा पिएगा ना। अपनी माँ की बात को अनदेखा करते हुए माधुरी अपनी मन मर्जी का करती है और अलसी के पाउडर का सेवन करना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। माधुरी की शादी रुपेश नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी के बाद माधुरी एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही थी। ऐसे ही एक दिन माधुरी की सास कंचन उससे बोलती है, देख बेटा, तेरे आने से मेरी जिंदगी की आधी खुशी तो पूरी हो ही गई है, अब बाकी की भी पूरी कर दे। बाकी की? इससे क्या मतलब है माँ जी आपका? अरे बेटा और क्या, मुझे दादी बनाने का सुख दे दे। जल्दी से मुझे मेरा पोता या पोती का मुंह दिखा दे ताकि मैं उनके साथ जी भर कर खेल सकूं। उसके बाद अगर मुझे भगवान अपने पास बुला भी लेगा तो मुझे कोई गम नहीं होगा। कंचन की बात सुनकर माधुरी शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। माधुरी की माँ की तरह उसकी सास भी उसे हमेशा ही गर्म चीज खाने के लिए रोका टोका करती थी। ऐसे ही एक दिन जब माधुरी भरी गर्मी में तिल के बने हुए लड्डू खा रही थी, तभी कंचन उससे बोलती है, बहू ये सब तू क्या कर रही है? अरे इतना गरम गरम खाना खाएगी तो तेरे पेट में दिक्कत हो जाएगी। बेटा बाहर वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी है। माँ जी देखो, मुझे किसी भी मौसम में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से गर्म चीजें खाती आई हूँ। बाहर चाहे तापमान कितना भी डिग्री हो, लेकिन मैं गर्म चीजें ही खाती हूँ और मैं अपनी इस आदत को बदल नहीं सकती। देख बेटा, कुंवारे होने तक बात कुछ और थी, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है। बेटा ऐसे गर्म चीजें खाना तेरे लिए अच्छा नहीं है। इससे तेरे पेट में बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर बेटा, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है। माँ जी देखिए, आप जो कहती हैं मैं वैसा ही करती हूँ। मैं आपकी किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करती, लेकिन प्लीज भगवान के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे खाने पीने से मत रोका करो। मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी। आप मुझे मेरे तौर तरीकों से भटकाओ मत। और कोई माधुरी को समझा कर थक चुका था, लेकिन माधुरी तो अपने ही धुन में मस्त थी और उसका गर्मियों में भी लगातार गर्म चीज खाना चालू था। धीरे धीरे करके माधुरी के शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और माधुरी के पीरियड का सर्कल पूरे तरीके से बिगड़ जाता है। जहां आमतौर पर महिलाओं को 4 से 6 दिन तक होते हैं,
वहीं माधुरी को 10 से ज्यादा दिन बीत जाया करते थे। ये सब अपने साथ होता देखकर माधुरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं है, अचानक से ऐसा। क्या करूं? सासू माँ को बताओ या घर जाकर माँ से बात करूं? नहीं, हो सकता है कि ये सब नॉर्मल हो, मुझे ही ना पता हो इस बारे में। वैसे भी इतना अच्छा खाती पीती हूँ, शरीर में हमेशा हार्मोन बैलेंस में ही रहता है। अभी शायद उसी का हिस्सा होगा, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है शायद। इतना ही अगर माधुरी अपने मन को समझा लेती है और अपना खान पान वैसे ही रखती है जैसा वो करती थी, हर गुजरते महीने के साथ माधुरी का पीरियड सर्कल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। माधुरी प्रेग्नेंट भी हो नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसकी सास उसे दिन रात खूब सुनाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों में माधुरी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे पीरियड्स भी नहीं आते हैं और कंचन उससे बोलती है, बहू तुझे क्या होता जा रहा है? तू इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? तेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक तू मुझे दादी बनने का सुख नहीं दे पाई। आखिर क्या चाहती है कि मैं इस दुनिया से ऐसे ही चली जाऊं? अरे हम कोशिश कर तो रहे हैं, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही तो इसमें मेरी क्या गलती है? जरूरी थोड़ी ना है कि मेरे अंदर ही दिक्कत हो, दिक्कत आपके बेटे के अंदर भी हो सकती है। आप हमेशा हर चीज का दोष मुझे ही क्यों देती हैं? कंचन गुस्से में माधुरी को सुनाई जा रही होती है। माधुरी बिना कुछ बोले ही वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कंचन माधुरी को ऐसे बेहोश देखकर काफी घबरा जाती है और जल्दी से रुपेश को फोन करके घर बुलाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर माधुरी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर एक लेडी डॉक्टर माधुरी का अच्छे से चेकअप करती है और काफी सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कंचन से आकर बोलती है, सॉरी कंचन जी, लेकिन आपकी बहू का मिसकैरेज हो गया है। ये क्या कह रही है आप? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बहू प्रेग्नेंट थी और मुझे पता ही नहीं था। कि पूरी बात क्या है ये तो आपकी बहू होश में आने के बाद ही बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आप उन्हें हौसला दीजिएगा। कुछ टाइम बाद जब माधुरी होश में आती है, तभी कंचन माधुरी को मिसकैरेज होने की खबर बताती है। तो डॉक्टर माधुरी से पूछती है, क्या आपको पता नहीं था कि आप प्रेग्नेंट है? दरअसल बात ये है डॉक्टर कि बहुत समय से मेरा पीरियड सर्कल बिल्कुल खराब हो गया है। इसी बीच बहुत ज्यादा वीकनेस फील होने लगी है। मुझे कभी पीरियड्स दिन में हो रहे हैं तो कभी हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। हमारी बोध कोई कचरे का डब्बा नहीं जिसमें जो भी चाहे आप डाल देंगे। फल सब्जी और सारे आहार मौसम के अनुसार के लिए बने हैं। आपकी सासू माँ ने हमें बताया ये किस तरीके से आप गर्मी में भी गर्म चीज खा रही थी। हमारी बॉडी एक टाइम तक ही सारी चीजों को एडजस्ट कर सकती है। हमेशा एक ही जैसा खान पान करने से हमेशा उसके बुरे नतीजे ही होते हैं। आपका हमेशा गर्म चीज खाने की वजह से पूरा पीरियड सर्कल बिगड़ गया और आज आपका मिसकैरेज हो गया। आगे आप खुद समझदार हैं। अपना ख्याल रखिए और अपना खान पान सही रखिए। डॉक्टर की बात सुनकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद माधुरी सभी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और अपने खान पान को धीरे धीरे पूरी तरह से बदल देती है। और एक बार फिर से माधुरी प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने पूरे होने के बाद वो एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अंकिता अपने बॉयफ्रेंड मजनू के साथ पार्क में घूम रही होती है। तभी एक भेलपुरी वाले को देखकर मजनू कहता है, ए अंकिता, अरे वो देख भेलपुरी वाला, ये चल रही, चल भेलपुरी खाने चलते। मुझे भेलपुरी नहीं खानी, मेरा मन नहीं है भेलपुरी खाने का। अरे यार, हम सुबह से पार्क में घूम रहे हैं, तुम ना खुद खा रही हो ना मुझे कुछ खाने दे रही हो। मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज, तुम्हें आना है तो आ जाओ। मजनू इतना बोलकर भेलपुरी वाले के पास जाने लगता है और अंकिता भी उसके पीछे पीछे जाती है। मजनू भेलपुरी वाले से बोल ही रहा था कि तभी अंकिता कहती है, भैया एक भेलपुरी बना देना, पाव भाजी में नींबू मारकर। अरे छोरी, ये भेलपुरी वाला है रे, ना कि पाव भाजी वाला। अरे तू क्या बोले जा रही है? और तुझे तो भेलपुरी खानी नहीं है तो तुम अब क्यों आ गई भेलपुरी खाने? अरे जाना रे। पाव भाजी में नींबू मारकर भैया एक भेलपुरी बना दीजिए। मजनू का क्या है, ये तो बोलता ही रहता है। लगता है मैडम को नींबू बहुत पसंद है, तभी तो बार बार नींबू मांगे जा रही हैं। अरे भाई, ये मैडम नींबू के साथ साथ पाव भाजी भी बोल रही है, वो तो तेरे कान में गई नहीं बात। लगा आप पाव भाजी नींबू मार के, समझा? मजनू तुम मुझसे आज पहली बार मिल रहे हो ना, तभी तुम्हें पता नहीं है मेरी आदत है पाव भाजी में नींबू मार के। लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाओगे जल्दी ही। बिड़ू, हम मिले आज पहली बार, लेकिन अपन एक दूसरे को तो काफी टाइम से जानते हैं ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे और भी जान जाओगे पाव भाजी में नींबू मार के।
पता नहीं रे तू क्या बोले जा रही है, मेरे भेजे में तो कुछ घुसीच नहीं रहा है। चल तू बताएगी तभी तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना। भैया जी, आपको समझ आए ना तो थोड़ा हमें भी समझा दीजिएगा, नींबू मारकर। अरे भाई तुम दोनों क्या पिछले जन्म के बिछड़े हुए भाई बहन हो क्या? अरे जो एक ही जैसी बातें कर रहे हो, एक ही हरकतें कर रहे हो। अरे तू पाव भाजी लगाना रे। पाव भाजी में नींबू मारकर। भैया आप भेलपूरी बनाओ मस्त तीखी वाली। अंकिता वहाँ से भेलपुरी खाकर चली जाती है। अंकिता जैसे ही घर आती है तो अंकिता की दूर की मौसी मालिनी आती है। मालिनी अंकिता को जैसे ही देखती है तो वो खुशी से मालिनी को गले लगाती है और कहती है, हाय मेरी बच्ची, कितनी पतली हो गई है तू। तेरी माँ तुझे खाना नहीं देती है क्या? खैर ना भी देती हो तो क्या, तेरी मौसी आई है ना मुंबई से। अब देख मैं तुझे भर भर के खाना खिलाऊंगी। पाव भाजी में नींबू मारकर। आखिरकार मौसी आपको मुझसे मिलने का समय ही मिल गया ना। आपको तो मैं रोज ही फोन करती थी कि आ जाओ मिलने, लेकिन आप तो आती ही नहीं हो। पाव भाजी? बेटा तुझे पाव भाजी खाने का मन है? रुक मैं तेरे लिए अभी पाव भाजी बना कर लाती हूँ। नहीं मौसी, मुझे पाव भाजी तो पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं। पाव भाजी में नींबू मारकर। अच्छा तो तुझे पाव भाजी में नींबू डालकर खाना पसंद है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मैं तेरे लिए अभी झटपट से पाव भाजी में नींबू डालकर लाती हूँ। मौसी आप अभी तो आई हैं और अभी मेरे लिए पाव भाजी बनाने जा रही हो। थोड़ी देर आराम तो कर लो। बनाना क्यों है, हम कहीं बाहर से खा लेंगे ना, आपकी भी मेहनत बचेगी। पाव भाजी में नींबू मारकर। बेटा मेरी मेहनत वाली पाव भाजी तू खाकर तो देख। एक बार मेरे हाथ की पाव भाजी खा, फिर पता चलेगा कि तेरी मौसी की पाव भाजी मुंबई में इतनी फेमस क्यों है। अच्छा ठीक है मौसी, आप बहुत अच्छी बनाती हो पाव भाजी में नींबू डालकर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं अभी तेरे लिए पाव भाजी में नींबू डालकर लाती हूँ। मालिनी इतना बोलकर अंकिता के लिए पाव भाजी बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद मालिनी पाव भाजी बना कर लाती है तो अंकिता बड़े ही चाव से पाव भाजी खाती है। अंकिता का तो मानो पाव भाजी में नींबू मारकर मानो तकिया कलाम सा ही बन गया था। अब हर जगह अंकिता बस यही बोला करती। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकिता के पड़ोस में ही एक हरीश नाम के आदमी का देहांत हो गया था। वहाँ आसपास सबकी भीड़ लगी थी। तभी अंकिता हरीश की बेटी पूजा के पास आती है और बोलती है, पाव भाजी में नींबू मारकर। यहाँ सफेद टेंट क्यों लगा हुआ है? किसी की डेथ तो नहीं हो गई? हाँ, मेरे पिताजी का आज सुबह ही देहांत हो गया। पाव भाजी में नींबू मारकर। जो भी हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हरीश अंकल थे तो बहुत ही अच्छे आदमी, लेकिन ऐसे अचानक से उनके जाने की खबर सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। अंकिता की बात सुनकर वहाँ एक औरत सरिता कहती है, अंकिता यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो। तुम देख नहीं रही हो इन लोगों पर इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। तुम ऐसे समय में खाने की चीज की कैसे बात कर सकती हो? पाव भाजी में नींबू मारकर। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? हरीश अंकल के जाने का दुख तो मुझे भी है ना, तो मैंने थोड़ा अफसोस जता दिया। तो इसमें बकवास कहाँ से हो गई? जरा मुझे समझाना तो सही। अंकिता, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं रोका है, तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हरीश भाई साहब की लाश के सामने भी तू खाने पीने की बात कर रही है। वो अब नहीं रहे, कम से कम थोड़ा तो सम्मान रख, या फिर भूख लगी तो जा अपने घर जाकर नींबू मार या अपने सर मार। पाव भाजी में नींबू मारकर। अरे आंटी, यहाँ पूजा इतनी परेशान है रो रो कर, उसका बुरा हाल हो गया है और आप बिना बात के ही मुझे सुना रही हो। बेचारे की हालत क्या है देख तो लो। पाव भाजी में नींबू मारकर। अंकिता के इस तकिया कलाम की वजह से सरिता उस पर हाथ उठाने जा ही रही थी कि तभी वहाँ अंकिता की माँ आ जाती है और सरिता को हाथ उठाने से रोक देती है। कुछ देर में अंकिता को उसकी माँ घर ले आती है और उसके सर पर मारते हुए अंकिता की माँ कहती है, तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बची है या फिर वो भी पाव भाजी या नींबू को खरीदने के लिए बेच दिया तूने? माँ आखिर मैंने क्या किया? मुझे भी तो पूजा के पापा के जाने का बुरा लग रहा था, लेकिन वहाँ भी सभी लोग मुझे ही सुना रहे थे और यहाँ आप भी मुझे ही बोल रही हैं पाव भाजी में नींबू मारकर। अरे तू अपनी जुबान पे ताला क्यों नहीं लगा लेती है? वरना तेरी इस जुबान की वजह से पक्का तेरी किस्मत पर ताला जरूर लगेगा। वहाँ सब लोग इतना ज्यादा परेशान हैं और तू सबके आगे पाव भाजी और नींबू की बात करेगी तो कोई तुझसे प्यार से बात करेगा क्या? बिल्कुल बेअकल है। माँ ये तो लोगों की गलती है ना, पाव भाजी में नींबू मारकर। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही बात करती हूँ। अब लोगों ने मुझे गलत समझा तो गलत कौन हुए, मैं या वो?
मैं तुझे तेरे भले के लिए समझा रही हूँ, अभी समझ जा, वरना कल पिट पिटा के घर आई ना तो यहाँ से पट्टी नहीं लगेगी, बल्कि तेरी तो डबल कुटाई होगी, समझी तू? अंकिता की माँ उसे समझाती तो है, लेकिन ये बात अंकिता को जरा समझ नहीं आती और वो वहाँ से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि थी, तो अंकिता की सहेली प्रीति का फास्ट होता है। वो दोनों कॉलेज जा रहे थे। तभी अंकिता प्रीति से कहती है, पाव भाजी में नींबू मारकर, हाय कितनी धूप है आज। देख बहन, मेरे 9 दिन के फास्ट चल रहे हैं, तो अभी तू अपना तकिया कलाम पर ताला लगा ले, वरना मैं अभी तो कुछ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, इतना याद रखियो कि मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। चल पागल, पाव भाजी में नींबू मारकर। प्रीति कई बार अंकिता को समझाती है, लेकिन अंकिता नहीं समझती। एक दिन दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, तभी अंकिता का पैर नाले में चला जाता है और वो नाले में गिर चुकी थी। अंकिता को नाले से बाहर निकालने के लिए प्रीति की मदद चाहिए होती है और वो बोलती है, प्रीति मेरी मदद कर, पाव भाजी में नींबू मारकर मेरा पैर शायद फंस गया है, बाहर निकाल मुझे। एक काम कर, पहले तू नींबू और पाव भाजी मार ले। क्या बकवास कर रही है, जल्दी से मुझे निकालना बाहर। मैं नहीं निकाल रही, तू अपनी आदत को तो सुधारती नहीं है, तो पड़े रहे इस नाले में एक दिन। यहाँ पर लोगों के पेट से पाव भाजी और नींबू दोनों ही फ्रेश होकर आ रहे होंगे। यार तो जो बोलेगी मैं करूँगी, लेकिन पहले तू मुझे निकाल तो सही। अंकिता प्रीति की बात मानने को तैयार हो जाती है और पाव भाजी में नींबू मारकर बोलना ही छोड़ देती है। माया अपने पड़ोस में घूम रही होती है, तभी उसे 2 बच्चे घूमते हुए दिखते हैं। उन बच्चों को देखकर ऐसे अकेले घूमते हुए माया उनके पास जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों बच्चे ऐसे अकेले कहाँ घूम रहे हो? तुम दोनों को पता है ना, बच्चों का अकेले ऐसे बाहर घूमना अच्छा नहीं होता। आपको पता नहीं है क्या कि कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं आसपास? हम तो शॉपिंग लेने गए थे दुकान पर, और आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? हमें मम्मी ने बताया है कि ऐसे अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। चलो हम घर चलते हैं। तुम दोनों को अपने अपने घर का तो पता है ना? हमको अपने घर का पता है, लेकिन आपको उससे क्या लेना देना? आप अपना काम करो ना। अरे कैसे बदतमीज बच्चे हैं, माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। अगर हम आपको बदतमीज लग रहे हैं तो निकल जाओ हमारे देश से। थोड़ी मतलब निकल जाओ, जाओ यहाँ से, बात नहीं करनी हमें आपसे। बेटा मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम दोनों कहीं गलत जगह ना फंस जाओ। आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, तुम दोनों समझ रहे हो ना मेरी बात? हमें नई बात करनी है आपसे, तो नहीं करनी है, हमारे पीछे पीछे आना बंद करो। माया उन बच्चों से बात करने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे माया से बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन माया अपनी माँ और भाभी अंकिता के साथ बैठकर अखबार पढ़ रही थी और अखबार में उन बच्चों की तस्वीर आई थी, जिसे देखकर माया कहती है, हे भगवान, क्या हो गया ये? क्या हुआ ननद जी, आप इतनी हैरान क्यों हो? भाभी 2 बच्चों की अखबार में तस्वीर आई है, किडनैप हो गए हैं ये दोनों बच्चे। और आपको पता है इन्हें मैंने कल ही अपने मोहल्ले में देखा था। भगवान जाने कौन करता है ऐसे काम। हमारे मोहल्ले से बच्चे चोरी हुए हैं? ननद जी ये कैसी बात कर रही हो? कल आपने इन बच्चों को अपने ही मोहल्ले में देखा था और वो बच्चे गायब हो गए। सच में गजब हो गया ननद जी ये तो। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को ऐसे अकेले बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। आजकल लोगों का क्या भरोसा, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे तो उन बच्चों का सोच सोच कर ही इतना डर लग रहा है। माँ मैं तो ये सोच रही हूँ कि बच्चे गए तो गए कहाँ? अगर किसी ने किडनैप किया है तब तो छोटे छोटे बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा, और ये सब हमारे मोहल्ले में भी हो रहा है। मैं तो कहती हूँ अब तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या भरोसा। अगर हम कुछ भी ऐसा होता देखे तो हमें खुद ही पुलिस को फोन करके बताना चाहिए, ताकि बच्चा सही सलामत रहे। वैसे बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो अजनबी लोगों से बात ना करे। अगर कोई उन्हें कुछ दे तो वो भी ना ले। अगर हम बच्चों को थोड़ा सतर्क करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे उन्हें पुलिस और घर वालों का नंबर दें। ये बिल्कुल सही बोल रही हो माँ, लेकिन सच में बहुत गलत हो रहा है ये सब। अंकिता के मोहल्ले से ही बच्चे गायब हो रहे थे। ये बात अंकिता के लिए भी थोड़ी अजीब थी। अगले दिन अंकिता छत से कपड़े उतार रही थी, तभी वो अपनी ननद माया को एक छोटी बच्ची के साथ खेलते हुए देखती है।
उन दोनों को ऐसे प्यार से खेलता देखकर अंकिता खुद से कहती है, ननद जी को बच्चों से कितना प्यार है। जब से बच्चे चोरी होने की खबर सुनी है तब से ननद जी बच्चों को लेकर और भी चिंता करने लगी है। जब ननद जी के बच्चे हों तब तो वो उन पर जान वारेंगी। पर छोटी बच्ची भी तो कितनी ज्यादा प्यारी है। अंकिता अपनी ननद का बच्चों को लेकर प्यार साफ देख पा रही थी, इसीलिए उसे अपनी ननद की भी काफी चिंता लगी रहती थी। अगले ही सुबह ये खबर आती है कि माया जिस छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी वो भी गायब हो गई है। ये खबर सुनकर तो अंकिता के होश उड़ जाते हैं। अंकिता सीधा अपनी ननद के कमरे में आती है और अपनी ननद को बताने लगती है, ननद जी गजब हो गया। कल आप जिस छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी ना वो भी चोरी हो गई। पता नहीं कौन है वो लोग जो बच्चे चोरी कर रहे हैं। भगवान उन्हें नरक की आग में जलाए। भाभी ये कौन है बच्चा छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है और आज वो चोरी हो गई। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ननद जी आप रो क्यों रही है? अरे जो गलत कर रहा है उसे तो अपनी गलती पर पछतावा नहीं हो रहा, तो आप क्यों रो रही हो? आपने थोड़ी कुछ गलत किया है। भाभी मुझे उस छोटी बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सच में भाभी बच्ची बहुत प्यारी थी और मैं तो उसे उसके घर भी छोड़कर आई थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से गायब हो गई। जब आप उसे घर छोड़कर आई तो कहां से गायब हुई? अपने किसी ऐसे वैसे इंसान को जाते देखा था क्या, जिस पर आपको थोड़ा बहुत भी शक हो, जो ये काम कर सकता हो? नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। मैं उस बच्ची को उसके घर तक छोड़कर आई थी, लेकिन अब जब ये पता चला कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही हट गई। अंकिता माया को परेशान देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए अब वो माया के आगे इस बारे में कोई बात नहीं करती और वो बात वहीं पर खत्म कर देती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक विनोद नाम का आदमी अंकिता के घर आता है और माया से बोलता है, कुछ दिन पहले तुम ही मेरी बेटी को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी ना। तुम्हें पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे छोटी बच्ची है वो, अगर पता है तो बता दो कहाँ है वो। विनोद माया से सवाल जवाब करने लगता है कि तभी वहाँ अंकिता आती है और कहती है, भाई साहब आप इनसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? इन्हें थोड़ी पता है आपकी बेटी के बारे में। ये तो खुद ही बच्चे चोरी होने की वजह से इतनी परेशान रहती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरी बेटी को चॉकलेट दी थी, उसके बाद मेरी बेटी बेहोश हो गई। फिर ये मेरी बेटी को अपनी गोद में उठाकर ले जा रही थी। आप मेरी ननद के बारे में ये क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी खो गई है, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलते जाए मेरी ननद के बारे में। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें ही देखा है मैंने। आप ना कुछ भी बकवास मत करो। आपको क्या मैं बच्चा चोरी करने वाली दिखाई देती हूँ? कुछ भी मत बोलिए। अब तक तो मैं यहाँ प्यार से बात करने आया था, लेकिन अब मैं पुलिस को लेकर ही आऊंगा। तब देखता हूँ कैसे तुम कुछ नहीं बोलते। पुलिस को लाने की क्या जरूरत है? मम्मा मैंने सच में कुछ नहीं किया। माया तुम घबरा क्यों रही हो? अरे मैं हूँ ना, जब तुमने कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? नहीं भाभी, मैंने बोल दिया ना कि पुलिस नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि पुलिस कैसे नहीं आती है। अरे बच्चों को चोरी करने का धंधा बना लिया है ना। मेरी बेटी को भी पक्का तुमने ही चुराया होगा। अब तो पुलिस ही हिसाब किताब करेगी तुम्हारा। उस आदमी की पुलिस की धमकी के आगे माया थोड़ी घबरा जाती है, जो बात अंकिता को बहुत ही अटपटी लगती है, लेकिन वो तब तो शांत हो जाती है। कुछ दिनों बाद माया एक बच्चे को अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी और वो बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसे देखकर अंकिता थोड़ी हैरान हो जाती है और वो उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर वो एक छोटे से घर में जाती है और उस बच्चे को वहाँ बैठा देती है और कहती है, ये बच्चे चोरी करने का धंधा इससे पहले कि सबके सामने आए, मुझे इन सारे बच्चों को बेच देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके मुझे घर से बहाना बनाकर गायब भी हो जाना चाहिए। अंकिता ये सब सुन लेती है और ये सुनने के बाद अंकिता सीधा पुलिस को बुलाती है और कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस और अपनी भाभी को वहाँ माया देखती है तो बोलती है, भाभी आप यहाँ कैसे आई? माया, जो तुम ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी से खेल रही हो ना, मुझे इसके बारे में पता चल गया है और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब उस आदमी की धमकी से तुम डरने लगी। भाभी मैं तो बस बच्चों को बचाने आई थी। अब तो झूठ मत बोलो ननद जी, मैंने सब कुछ देखा भी है और अपने कानों से सुना भी है। मेरी ननद एक बच्चा चोर है और मैं अपनी ननद को कभी माफ नहीं कर सकती।
अंकिता एक बार भी नहीं सोचती और अपनी ननद को पुलिस के हवाले कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।